तो हमने पार्ट 1 में इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी के ऑलमोस्ट चारों जो टॉपिक थे हमने कवर कर लिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, रेनेसा और एनलाइटनमेंट, जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम पे अब लिखने के लिए काफ़ी है, बट 150 वर्ड्स में हम कैसे लिखेंगे ये हम अब देख लेते हैं। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। तो हम सबसे पहला जो क्वेश्चन उठाते हैं वो ये वाला उठाते हैं कि कैसे एनलाइटनमेंट और रेनेसा कंट्रीब्यूट करते हैं इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी को। ठीक है, हाउ हैड एनलाइटनमेंट एंड रेनेसा कंट्रीब्यूटेड टू द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। तो इसका हम 150 वर्ड में एक आंसर तैयार करते हैं। हम इसकी स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं? बेसिकली हम ये बता सकते हैं कि कैसे रेवोल्यूशन आया 18th-19th सेंचुरी में यूरोप के अंदर, और वो रेवोल्यूशन पॉसिबल कैसे हुआ? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुए, सोशल चेंजेस हुए यूरोप में रेनेसा और एनलाइटनमेंट के टाइम पे। ठीक है, ये हम अपना इंट्रोडक्शन बना सकते हैं कि द रेवोल्यूशन इन यूरोप ड्यूरिंग 18th and 19th सेंचुरी मेड पॉसिबल बाय द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड सोशल चेंजेस इन यूरोप ड्यूरिंग द रेनेसा और एनलाइटनमेंट पीरियड। ठीक है, उसके बाद हम क्या शुरू कर सकते हैं? फिर बेसिकली हम थोड़ा थोड़ा रेनेसा और एनलाइटनमेंट को बताएंगे कि एक्चुअल में ये है क्या। ठीक है, फिर हम कंक्लूजन देंगे। मतलब बेसिकली हम बॉडी में रेनेसा और एनलाइटनमेंट को एक थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें सारे पॉइंट्स हम कवर कर पाए जो भी हमने पढ़े हैं ऑलरेडी पार्ट 1 में। ठीक है, तो हम बॉडी अब उठा लेते हैं। तो बॉडी में हम सबसे पहले रेनेसा फिर एनलाइटनमेंट को अब बात करेंगे। तो रेनेसा में हम क्या लिख सकते हैं? बेसिकली हम रेनेसा ये करवा सकते हैं कि रेनेसा ने विटनेस किया था साइंटिफिक और कमर्शियल रेवोल्यूशन। साइंटिफिक रेवोल्यूशन में जो पॉइंट्स थे, जैसे साइंटिफिक मेथड, थियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन, फिर राइज ऑफ मिडिल क्लास, फिर हमारा आ जाता है कि साइंटिफिक मेथड, कई सारी इन्वेंशंस हुई थी इस समय में। ये सारे पॉइंट्स हम ब्रीफली लिख सकते हैं। फिर कमर्शियल रेवोल्यूशन ले लेते हैं। कमर्शियल रेवोल्यूशन में क्या होगा? ट्रेड एक्सपेंड हुआ, बैंकिंग सेक्टर हमें इंट्रोड्यूस किया, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आई, तो हम ये इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, फिर रेनेसा में सिर्फ पर्टिकुलर साइंस की डेवलपमेंट नहीं हुई थी, कई सारे फील्ड्स में डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती। वॉयजेस में आर्ट, लिटरेचर, साइंस, पेंटिंग्स, मतलब वैरायटी ऑफ फील्ड्स थी, तो आप इसको मेंशन करिए। ठीक है, अब जो मेन हमारे रेनेसा के कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो क्या थे? ह्यूमनिज्म, रियलिज्म, एम्पेरिसिज्म, इन तीनों को लिख दीजिए, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। बस ये हमारा रेनेसा का हो गया। फिर आप एनलाइटनमेंट उठा लीजिए। तो एनलाइटनमेंट की आप स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं थोड़ा बताने का? इमैनुअल कांत ने एनलाइटनमेंट को क्या कहा था, उनको डिफाइन कर दीजिए, जो मैंने पार्ट 1 में बताया था। फिर उसके बाद इसको एज ऑफ रीजन कहा जाता है। जो इंटेलेक्चुअल थे एनलाइटनमेंट पीरियड में, इन्होंने हर चीज़ को क्वेश्चन करना चालू कर दिया था। एवरी एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ, कुछ भी सैक्रोसेंट नहीं रह गया था। फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ चर्च टू द वेरी नोशन ऑफ गॉड, सभी को चैलेंज किया गया था। ठीक है, इनलाइटनमेंट क्या मानता है कि ह्यूमन तो रैशनल है। अब जब ह्यूमन रैशनल है तो सोसाइटी किससे मिलके बनी है? ह्यूमन से। तो ह्यूमंस से ही मिलकर जब सोसाइटी बनी है, तो सोसाइटी भी रैशनल प्रिंसिपल पे रीऑर्गेनाइज्ड हो सकती है, ऐसा इनलाइटनमेंट थिंकर्स मानते थे। ठीक है, तो जो फिलोसोफर्स थे जैसे कि हॉब, लॉक, रूसो, वोल्टेयर, एडम स्मिथ, इन्होंने ना एक इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया। ठीक है, जो कि एक्सप्लेन करता था कई सारे सोशल लाइफ्स को। इनकी जो राइटिंग थी, इन्होंने ना सिर्फ लेड डाउन की थी फाउंडेशन फॉर इंडस्ट्रियल और फ्रेंच रेवोल्यूशन, बट एक डायरेक्ट बियरिंग दी थी। मतलब लोगों का थॉट प्रोसेस चेंज किया था, सोसाइटी को रिफॉर्म किया था, और जिसकी वजह से हमें नीड फेल्ट हुई थी फॉर द इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, तो हम ये सिंपल लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हाउ हैड फ्रेंच और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कंट्रीब्यूटेड टू द इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। तो हम ये देख लेते हैं अब इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम इंट्रोडक्शन में ये लिख सकते हैं कि कैसे डिसिप्लिन इमर्ज हुआ और इसकी ओरिजिन किससे होती है। जो भी सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस थे जो भी प्रेवलेंट थे यूरोप में 18-19 सेंचुरी में। फिर हम बोल सकते हैं कि फ्रेंच और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का कंबाइंड इफेक्ट ने बर्थ दिया एक मॉडर्न सोसाइटी को। ठीक है, तो उसके बाद हम फ्रेंच और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद फिर हम दोनों का कंबाइंड इफेक्ट से क्या आउटपुट निकला वो थोड़ा बताएंगे। फिर थोड़े स्कॉलर्स के नाम देके कि कैसे वो इंगेज होते हैं सोसाइटी में
और इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, और उसके बाद कैसे नीड फिल्ट होती है और इमर्ज होता है हमारा डिसिप्लिन। तो थोड़ा हम देख लेते हैं। मैं एक्चुअल में, ये तो ब्रीफ हो गया, मैं थोड़ा और समझा देता हूँ। तो हम इसको कैसे शुरू करें? तो हम इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं कि जो इमर्जेंस थी ना हमारे डिसिप्लिन की, वो कैसे हुई। बेसिकली जो भी सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन एग्जिस्ट करते थे, प्रेवलेंट थे उस समय यूरोप में 18th 19th सेंचुरी में, वो कारण बने फॉर द इमर्जेंस ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, अब फिर हम लिखेंगे कि बॉडी में फ्रेंच और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की कंबाइंड इफेक्ट से एक मॉडर्न सोसाइटी का जन्म हुआ। ठीक है, अब हम ये बताएंगे बॉडी के अंदर कि फ्रेंच रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या चेंजेस लेकर आया एक एक करके। तो सबसे पहले हम फ्रेंच रेवोल्यूशन उठा लेते हैं कि इसने कैसे नेचर ऑफ स्टेट चेंज किया, जो रिलेशन थी चर्च की और स्टेट के साथ उसको सेपरेट किया, न्यू आइडियल्स इमर्ज हुए, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। फिर हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में लिख सकते हैं कि कैसे मास प्रोडक्शन हमें देखने को मिला, राइज इन प्रोडक्टिविटी हुआ, स्किल स्पेशलाइजेशन देखने को मिला, कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर, फिर फैमिली न्यूक्लियराइजेशन, ये सब चीज़ें हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में देखने को मिली। फिर हम दोनों का एक मिक्सचर बना के एक फ्रेमवर्क तैयार कर सकते हैं कि कैसे इन दोनों के कारण फिर ट्रेडिशनल जो सोशल स्ट्रक्चर था वो कोलैप्स हो गया, इसने एक नए सोशल स्ट्रक्चर को राइज किया। ठीक है, जो ट्रेडिशनल थॉट था वो आउटडेटेड लगने लगा। ठीक है, ये जो चेंजेस आए थे वो मल्टी डायमेंशनल थे, और जो ट्रेडिशनल सोसाइटी के साथ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, जो डिफाइन करते हैं ट्रेडिशनल सोसाइटी को, जैसे कि सिक्योरिटी, कंटिन्यूटी, ये भी हट गए विद द न्यू वन मॉडर्न सोसाइटी के साथ। मॉडर्न सोसाइटी अपनी नई कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर आए, दैट इज रिफॉर्म और चेंज। ठीक है, मगर हर एक चेंज जो होता है उसके दो साइड होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। कुछ अच्छे चेंज जब आए तो कुछ बुरे भी आएंगे, तो हम अब वो बताएंगे। ठीक है, कि कुछ अनसीन अनसर्टेनिटीज भी थी, कि न्यू सोशल प्रॉब्लम्स भी अरोज हुए इनकी वजह से, जैसे कि जो वर्किंग और लिविंग कंडीशंस थी वर्कर की वो पैथेटिक थी। इंडस्ट्रियल कॉन्सेप्ट हमें लार्ज स्केल पे देखने को मिला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम में। लार्ज स्केल पॉल्यूशन, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और आज की तो पूछो मत कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। लैक ऑफ सैनिटेशन, जो कि अर्बन स्लम की बहुत बड़ी दिक्कत है, मतलब इनको बेसिक फैसिलिटीज़ तक नहीं मिलती थी। ठीक है, और ना मिलती है। फिर हेल्थ हजार्ड हमें देखने को मिला, क्राइम रेट इंक्रीज हो गया, सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ नेक्स्ट लेवल की। ठीक है, ये सब दिक्कतें थी जो कि फ्रेंच और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेकर आई थी अपने साथ। तो बेसिकली पॉजिटिव हो या नेगेटिव, जो सोशोलॉजी जो हमारा डिसिप्लिन है वो स्टडी करेगा दोनों को इन डेप्थ। ठीक है, सिस्टमैटिक और साइंटिफिक मैनर में। इसी वजह से नीड फेल्ट हुई थी और हमारा जो सब्जेक्ट था वो इमर्ज हुआ था। नियरली ऑल द थिंकर्स फ्रॉम डर्कहाइम टू सेंट साइमन, फ्रॉम मार्क्स टू टे, तो ये इंगेज हुए थे एनालाइज करने में जो भी सोशल कंडीशंस थे इमर्जेंट मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में इन यूरोप की कॉन्टेक्स्ट में। वो नीड फेल्ट हुई थी कि हमें एक नया डिसिप्लिन चाहिए, और हमारा जो डिसिप्लिन है वो सामने आया था। तो अब हमारा जो इमर्जेंस ऑफ सोशलॉजी था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारे सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, मगर हमने देखा है कि वो फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो वो क्वेश्चन कौन सा है? इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस ऑन अर्ली सोशियोलॉजी। तो हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा जो डिसिप्लिन है, वो जब इमर्ज हो रहा था पहले के टाइम में, तो वो किन किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस हुआ। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा है? बायोलॉजी। जो अर्ली सोशियोलॉजी था उसने बायोलॉजी से दो चीज़ें ली, ऑर्गेनिक एनालॉजी और सोशल एवोल्यूशन। तो ऑर्गेनिक एनालॉजी क्या है कि जैसे हमने देखा कि जो सोसाइटी है वो एक ह्यूमन बॉडी की तरह है। वो ह्यूमन बॉडी की तरह उसके भी कई सारे पार्ट्स होते हैं। वो सारे पार्ट्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, और सारे फंक्शंस इम्पॉर्टेंट होते हैं फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी। ठीक है, दूसरा क्या है? सोशल एवोल्यूशन। इसमें बताया गया है कि सोसाइटी जो है वो इवॉल्व होता है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, एक सेल की तरह। जैसे पहले सोसाइटी क्या थी? ट्राइबल थी, फिर फ्यूडल हुई, फिर इंडस्ट्रियल आई, है ना। तो ये फिर हमारा जो सब्जेक्ट था वो इन्फ्लुएंस हुआ है हिस्ट्री से। कुछ स्कॉलर्स हैं जैसे कि सेंट पीटर और जीएम बटुस्ता,
इन्होंने ना हिस्ट्री को कैसे स्टडी किया था, ये हिस्टोरियंस है बाय द वे। इन्होंने हिस्ट्री को कैसे स्टडी किया, सोसाइटी को डिवाइड कर दिया कई स्टेजेस में और फिर स्टडी किया। सिमिलरली कॉम्टे ने ये चीज़ इनसे उठाई और अपनी जो राइटिंग्स थी उसमें डाल दी। कॉम्टे ने कहा कि जो सोसाइटी इवॉल्व होती है वो थियोलॉजिकल, फिर मेटाफिजिकल और फिर साइंटिफिक। तो सिमिलर यहाँ से इन्होंने हिस्ट्री से इन्फ्लुएंस हुआ, हमने देखा। थर्ड पॉइंटर है जो कि इन्फ्लुएंस करता है अर्ली सोशियोलॉजी को, दैट इज़ नोशन ऑफ प्रोग्रेस। तो इसमें क्या कहा गया है कि बेसिकली जो डेवलपमेंट है ना वेरियस एरिनाज में, उसने एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया, एक होप क्रिएट किया। होप किस चीज़ का, कि इन्होंने बोला जब परफेक्शन पॉसिबल है कि आज के टाइम में ह्यूमन ऐसी मेडिसिन बना देता है कि जिससे कि उसकी लाइफ स्पेन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है, हमने अपने कंफर्ट के लिए दुनिया भर की चीज़ें बना दी है। तो जब ये परफेक्शन और परफेक्टिबिलिटी का कॉन्सेप्ट जब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के साथ अटैच कर रहे हैं, तो क्यों ना हम सोशल इंस्टीट्यूशंस को परफेक्ट करें, क्यों ना एक बेटर सिटी बनाए, बेटर कम्युनिटी बनाए, बेटर फैमिली बनाए, ठीक है। तीसरा ये था। चौथा था साइंटिफिक मेथड। क्या हमारा साइंटिफिक मेथड, ठीक है, जो इन्फ्लुएंस हुआ हमारा अर्ली सोशियोलॉजी इस चीज़ से, और इसने अडॉप्ट किया इसको। इनलाइटनमेंट पीरियड में जब साइंटिफिक मेथड ने प्रोमिनेंस गेन किया ना, तो लोगों के मन में आया कि हमें अपना जो प्रॉब्लम है वो रैशनली सॉर्ट आउट करना चाहिए। जो मेथड नेचुरल साइंटिस्ट अप्लाई करते हैं अपने सब्जेक्ट मैटर को स्टडी करने में, वही ह्यूमन सोसाइटी को स्टडी करने में अप्लाई करना चाहिए, और ये वाइडर एक्सेप्टेंस था, ठीक है। और ऑल अर्ली सोशियोलॉजिस्ट फ्रॉम कॉम्टे टू मार्क्स, इन्होंने साइंटिफिक मेथड को अप्लाई किया अपने केस स्टडी में, सोसाइटी को स्टडी करते टाइम, ठीक है। और आखिरी पॉइंट है सेंसस। तो सबसे पहले सेंसस किसने कंडक्ट किया था, FM ईडन ने। इन्होंने रिपोर्ट जो तैयार की थी उसका नाम था स्टेट ऑफ द पुअर रिपोर्ट, ठीक है। ये जो सोशल सर्वे था ये एक मेन वे बन गया टू कलेक्ट अ लार्ज स्केल एम्पेरिकल डाटा। पहले ना चीज़ों को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता था कि ये मानते थे कि यार इन चीज़ों को स्टडी नहीं किया जा सकता, मगर जब से सर्वे हुआ, सेंसस हुआ, तब से ये जो चीज़ें थी वो एक्चुअल में हम सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सिर्फ डिवाइन और नेचुरल चीज़ नहीं है, इसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पांचवी चीज़ ये थी जिससे इन्फ्लुएंस हुआ था हमारा डिसिप्लिन। तो बस आज के लिए इतना ही।